हेलो जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहली वीडियो मैं कल अपलोड कर चुका हूं। गाइस, ये चल रहा है हमारा एनटीपीसी का जीके सीजन, जिसमें हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी का आज सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर्स आपको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी है चिनाब नदी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो गाइज, जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि तिब्बत में सांगपो नाम से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। पहली बात तो गाइज, पासी घाट पड़ता कहाँ पर है, हमें बताना है कि पासी घाट की लोकेशन क्या है। तो गाइज, पासी घाट है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है। वहां पर एक जिला है पूर्व सियांग, जहां पे पासी घाट स्थित है। इसके अलावा गाइस, हमें बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है तो किन दो नदियों के मिलने से माना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है दिबांग तथा लोहित, ऑप्शन बी है मानस तथा सुबनसिरी, ऑप्शन सी है दिबांग तथा धनसिरी और ऑप्शन डी है मानस तथा लोहित। हमें बताना है इनमें से कौन सी दो नदियों को मिलाने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो गाइज, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिबांग तथा धनसिरी। गाइज, कई बार दिबांग और लोहित आता है दिमाग में, लेकिन गाइज वो गलत है। दिबांग और धनसिरी को मिलाने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पासी घाट के निकट माना जाता है। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। हमें बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो गाइज, कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो गाइज, वो है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा गाइज, बात करते हैं, आपको बताना है कि गोदावरी को का भौगोलिक उपनाम क्या है, गोदावरी को क्या भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में इसे किसी नाम से पुकारा जाता है। आपको बताना है कि गोदावरी को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं। कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमें बताना है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है गंगा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। तो गाइज, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पेनगंगा, वेनगंगा तथा प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं। हमें बताना है कि तीन नदियां जो हैं ये पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है हमारा कावेरी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वो है जो मतलब इसकी किसकी सहायक नदियां हैं ये तीनों। तो गाइज, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेनगंगा, वेनगंगा तथा प्राणहिता जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाइज, आपको हमारे चैनल पे डेली मिलते हैं 35 क्वेश्चंस 15 मिनट में, एकदम क्वेश्चंस के साथ साथ जिसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 15 मिनट में 35 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं वो हमारे यहाँ कराए जाते हैं। डेली वीडियो अपलोड होती है, नो गैप नो लीव। उसके अलावा हमारे एनटीपीसी के लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है। हमें बताना है कि कावेरी नदी का निम्न में से उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन ए है नासिक का त्र्यंबक पठार, ऑप्शन बी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी है सह्याद्री की महाबलेश्वर पहाड़ी और ऑप्शन डी है विंध्याचल का अमरकंटक। हमें बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। तो गाइज, जो कावेरी का उद्गम स्थल है वो है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है। हमें बताना है कि अमरकंटक जो है उसकी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी है गोदावरी। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी निकलती है। तो गाइज, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है नर्मदा। इसके अलावा गाइज, जो सोन नदी है वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है।
ठीक है। सोन और नर्मदा दोनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती हैं। तो गाइज ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो गाइस बात करें एस्चुरी बनाने वाली नदी की, तो जो ताप्ती नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि वो ताप्ती नदी है जो एस्चुरी बनाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदियां हैं। हमें बताना है कि जो 4 नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है झेलम। हमें बताना है इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं ये। तो गाइज इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं। तो गाइज ये है सारी यमुना की सहायक नदियां। बात करें यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गाइज यमुना प्रयागराज में जाके मिल जाती है गंगा में और सरस्वती में। तो गाइज उसे गंगा की सहायक नदी भी माना जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो शालिग्राम के नाम से जानी जाती है नेपाल में। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। तो गाइज ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि गंडक जो नदी है वो नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में की मीठे पानी की झील वुलर झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। गाइज पहली बात तो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी है हमारा मणिपुर, ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान। तो गाइज जो मीठे पानी की वुलर झील है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित। ठीक है। इसके अलावा गाइज बात करें अगर खारे पानी की झील की, तो गाइज जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील, और वो कहाँ पर स्थित है, वो है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा गाइज विश्व की झीलों के बारे में मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो है उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है भारत के किस राज्य में। पहली बात तो गाइज आप जानिए तैरते हुए पार्क का नाम क्या है, उसका नाम है केबुल लामझाओ। ठीक है। उसके अलावा ये किस झील में अवस्थित है, तो गाइज ये है लोकटक झील में अवस्थित। हमारे क्वेश्चन से इतनी चीज़ें हल हो गई। उसके अलावा हमें बताना है कि भारत के किस राज्य में। पहली बात तो गाइज ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो लोकटक झील में है। तो गाइज ये किस राज्य में है, तो गाइज ये है हमारा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये जो पार्क है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जो हमने मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन ए है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी है जवाहर सागर, ऑप्शन सी है गोविंद बल्लभ पंत सागर और ऑप्शन डी है गांधी सागर। गाइस भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गाइस भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो गाइज ये है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे वो कौन थे, तो गाइज वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने एडिशनल जानकारी भी आपको दे दी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि कोलेरू झील नाम की एक झील है जो भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो गाइज कोलेरू झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गाइज वो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। कोलेरू झील जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें स्थित है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है। हमें बताना है कि जिस मिट्टी में पोटास अधिक होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, बहुलता से हमें कुछ नहीं, हमें इतना बताना है कि जिस मिट्टी में पोटास अधिक होती है वो मिट्टी किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो गाइज पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में है, तो गाइज पोटास की जो बहुलता है वो होती है जलोढ़ मिट्टी में।
ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी वो टाइप की होती है जिसमें पोटास की बहुलता होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। गाइज कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो गाइज वो ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है लेटराइट। गाइज कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो होती है काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइज जलोढ़ क्या है, जलोढ़ क्षेत्र क्या है, भावर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, इन सब चीज़ों को हमने लास्ट जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलायची तथा काजू की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। अगर हमें इलायची और काजू की खेती करनी है तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो गाइज इलायची और काजू की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इलायची तथा काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि भारत के कौन से राज्य में केसर की खेती सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है JNK, ऑप्शन बी है हमारा केरल, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो गाइज भारत में केसर की खेती जो होती है सबसे ज़्यादा वो होती है जम्मू कश्मीर में। कई बार आप पंजाब को भी लगा देते हैं लेकिन गाइज वो गलत है, उसमें दूसरे नंबर पे आता है। जम्मू कश्मीर जो है उसमें सर्वाधिक केसर की खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। गाइज भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दूसरी बात, हरित क्रांति का मतलब किस चीज़ से था, किस चीज़ को बढ़ावा देना था। तो गाइज इसमें सब डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1966-67 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गाइज दूसरी बात, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का उद्देश्य था फसलों के उत्पादन पे जोर, सभी प्रकार की फसलों के। लेकिन गाइज ये सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव किस पे पड़ा, ये पड़ा गेहूं और चावल की खेती पे। इसके अलावा गाइज हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे जाता है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो गाइज सी सुब्रमण्यम या फिर MS स्वामीनाथन। अगर इनमें से आपके पास दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी है तो आप वो लगा देंगे, और अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं तो आप सी सुब्रमण्यम लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि विश्व में हरित क्रांति लाने का जो हमारा श्रेय है वो किसको जाता है, तो गाइज वो जाता है नॉर्मन E बोरलॉग को। ठीक है, उनके नाम पर बोरलॉग पुरस्कार भी स्टार्ट किया गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, किस राज्य में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो गाइज कौन से राज्य में सर्वाधिक लौंग उत्पादन होती है, तो गाइज वो होती है केरल में। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है। भारत के संविधान में जो है ये से नहीं में है, भारत के संविधान में है। ठीक है, भारत में संविधान से नहीं, भारत के संविधान में कृषि किस सूची का विषय है। गाइस जैसा आपको पता है संविधान में 3 सूचियों में बांटा गया है, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची नाम की कोई सूची नहीं है, 3 केवल सूचियां हैं जिसमें अलग अलग विषय रखे गए हैं। तो गाइस कृषि जो है वो किस सूची का विषय है, तो गाइस कृषि को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राजस्व जो वसूलती है वो कौन वसूलती है, वो वसूलती है राज्य सरकार। इसीलिए जो हमारी कृषि है वो भी राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ या समवर्ती का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी जायद की फसलें हैं। हमें बताना है कि ये जो फसलें दी हुई हैं इनमें से कौन सी जायद की फसलें हैं। गाइस जैसा कि आपको पता है 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो गाइस हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जायद की फसलें हैं। ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी है उड़द और ऑप्शन सी है मूंग। तो और ऑप्शन डी है ये सभी। तो गाइस बात करें अगर इन सभी की, तो ये सभी की सभी जायद की फसलें हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है। गाइस रेशेदार फसल वो होती हैं जिनका उपयोग मेनली बुनने या कपड़े बनाने इन चीज़ों में किया जाता है, जिनके धागे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कपास, गाइस इसके धागे बनाए जाते हैं, ये एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन बी है जूट, गाइस जूट के भी आपने काफ़ी रस्सियाँ देखी होंगी, जूट के भी रेशे होते हैं। ऑप्शन सी है पटुआ, गाइस पटुआ एक तरह की पटास बोलते हैं, ये एक तरह की घास होती है, इसकी भी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ये भी रेशों के रूप में मतलब होती है।
बात करें तंबाकू की, तो गाइस तंबाकू जो है ये एक रेशेदार फसल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। गाइस पहले क्वेश्चन में आपने देखा प्रथम हरित क्रांति की, प्रथम हरित क्रांति कब हुई थी, 1966-67 में। द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन ए 1982-83, ऑप्शन बी 1983-84, ऑप्शन सी है 1985-86 और ऑप्शन डी है 1986-87। हमें बताना है कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। गाइज मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ कि भारत में हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था हमारा गेहूँ और चावल पे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। गाइज भिलाई में एक स्टील प्लांट है, हमें बताना है कि उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। गाइज ऑप्शन ए हमारा है पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है सोवियत संघ और ऑप्शन डी है हमारा कनाडा। तो गाइज हमें जैसे पता है कि सोवियत संघ पहले से हमारा मददगार रहा है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी हमारी सोवियत संघ की मदद से ही की गई थी। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। हमें बताना है कि भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का कोरबा, ऑप्शन बी है उड़ीसा का हीराकुंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल का जेके नगर, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के वेलूर। हमें बताना है कि इनमें से एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल का जेके नगर, यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईयर 1968 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। देखिए गाइज फिर से पहली बार था भिलाई और इस बार है बोकारो। तो गाइज बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी वो भी सोवियत संघ की सी मदद से हुई थी। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि सलेम इस्पात संयंत्र जो है, सलेम स्टील प्लांट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा जो है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो गाइस सलेम इस्पात संयंत्र जो है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या क्या है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो क्या है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी बांध और ऑप्शन डी है तालाब। तो गाइस प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है वो है तालाब। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है। ये हमारा सबसे ऊंचा बांध है। गाइस किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी है हमारा नर्मदा और ऑप्शन डी है हमारा कावेरी। तो गाइस इनमें से कौन सी नदी पर अवस्थित है। तो गाइस ये है सतलुज नदी पर अवस्थित। ठीक है, बी जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। हमें बताना है कि बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है चंबल। तो गाइज बगलिहार परियोजना जो है वो है चिनाब नदी पर। बात करें चिनाब कहाँ की नदी है, तो गाइज ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की नदी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है। तो गाइज तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई के लिए ऑप्शन हैं हमारे केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। हमें बताना है कि तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भारत के इनमें से कौन से राज्य में होती है। तो गाइज वो होती है तमिलनाडु में। उसका कारण क्या है। गाइज वहाँ पे मानसून पर्याप्त मात्रा में बरसता है और तालाब जो है वो भर जाते हैं, तालाब खाली नहीं होते हैं। तो गाइस उस वजह से तालाब से वहाँ पे सिंचाई करना संभव हो पाता है। बात करें अगर हम अपने उत्तर भारत की, उत्तर भारत में मानसून हल्का होता है, उस वजह से यहाँ पे तालाब नहीं बल्कि नहरों और कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। गाइस बात करें तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है व्यास और ऑप्शन डी है सतलज। तो गाइस बात करें तुलबुल परियोजना की, तो ये है झेलम नदी पर अवस्थित। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। गाइस माता टीला परियोजना है वो है बेतवा नदी पर अवस्थित। ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर अवस्थित है।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। जो नाफ्ता झाकड़ी परियोजना है ये किस राज्य से अवस्थित है और किस नदी से अवस्थित है। तो गाइज ये है हिमाचल प्रदेश और सतलज से अवस्थित। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी। पहली बात तो गाइज आधुनिक मिल सूती वस्त्र की कब स्थापित की गई थी, 1818 में। ये किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी है हमारा अहमदाबाद और ऑप्शन डी है कानपुर। कई बार गाइज बम्बई लगा दिया जाता है लेकिन वो गलत हो जाएगा, या अहमदाबाद वो भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं गाइज ये बिल्कुल जिसे कोई सोचता नहीं, कोलकाता में 1818 में मतलब सबसे पहले सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी। अधिकतर लोगों का ध्यान जाता है कानपुर की तरफ या मुंबई या अहमदाबाद की तरफ, क्योंकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कानपुर को, क्योंकि यहाँ पे वस्त्र उत्पादन किया जाता है। उत्तर भारत की वस्त्र उत्पादन की राजधानी भी हमारे कानपुर को ही कही जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया गाइस उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कानपुर शहर को। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश का नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है। गाइस ऑप्शन ए है जूट उद्योग, ऑप्शन बी है हमारा चीनी उद्योग, ऑप्शन सी है कागज उद्योग, ऑप्शन डी है रेल उपकरण। तो गाइस मध्य प्रदेश का नेपानगर जो है वो है कागज उद्योग के कारण से प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पे कागज उद्योग है, इस वजह से वो नेपानगर प्रसिद्ध है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। बात करें कि वर्ष 1906 में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना लगा भारत में। आप ये याद रखें पहला कारखाना कब लगा, 1906 में। कहाँ स्थापित हुआ, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात का सूरत। तो गाइज जो फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में स्थापित हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु के रानीपेट में। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। गाइज पहली बात तो जलयान निर्माण का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, वो हुआ 1941 में। किस कंपनी द्वारा स्थापित हुआ, वो हुआ सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा। ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है गोवा। तो गाइज विशाखापट्टनम में ये स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन सी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके साथ हमने डिस्कस किया अपने ऑप्शंस को भी। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके अलावा गाइज आप जाके हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं NTPC के मैथ्स के और रीजनिंग के लेक्चर्स जो मैंने ट्रायल के लिए डाले हुए हैं। आप एक बार जैसा उसमें सपोर्ट देंगे मैं वैसे ही आपको लेक्चर्स कराऊंगा जिसमें समझाने के साथ साथ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।